नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 23 सितंबर 2022। आज हम देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आज यानी कि 23 सितंबर साप्ताहिक समसामयिकी का जो सत्र रात्रि 8 बजे आयोजित करा जाएगा, उसका विषय है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये टॉपिक आपकी प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा आपके लिए कई सारी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं। तो वर्कशॉप की कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। पहली चीज तो याद रखिएगा कि 25 सितंबर 2022 को यह वर्कशॉप आयोजित होगी। जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली में रहते हैं वो इस दिए हुए एड्रेस पे आ सकते हैं और इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फोन नंबर दिया होगा, उस पे जाके आपको कॉल करनी है, मिस कॉल आपको देनी है और रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर पाएंगे। अब ये जो वर्कशॉप आयोजित करी जा रही है उसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है जिसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं, तो उसके पैटर्न के ऊपर चर्चा होगी। किस तरीके से आप उसकी रणनीति निर्धारित कर सकते हैं, कैसे बेस्ट स्ट्रेटजी आपको अपनानी है जिससे कि आप जिस भी ईयर में वो परीक्षा देने जा रहे हैं उस ईयर में आपको सफलता प्राप्त हो। तो इस वर्कशॉप को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपकी रणनीति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब ये वर्कशॉप में आप आओगे ना तो आपका एक मॉक टेस्ट भी होगा शाम को 4 से 5 बजे तक, और उसके बाद जो हमारी वर्कशॉप है 5 से 7 बजे तक वो स्टार्ट होगी। तो दोनों ही चीजों में फुल पार्टिसिपेशन करिएगा। इसी प्रकार जो हमारे इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए न्यू दिल्ली में इस एड्रेस पे वर्कशॉप आयोजित करी जाएगी। जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया है वैसा ही सेम प्रोसेस रहेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मिस कॉल करनी है जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। पहला मॉक टेस्ट आपका इवनिंग में 4 PM से 5 PM तक होगा और फिर वर्कशॉप 5 PM से 7 PM तक होगी। जो भी यूपीएससी की प्रीलिम्स का पैटर्न है उसको समझने के लिए उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी कैसे आप उसको क्रैक कर सकते हो, ये हमारे द्वारा आपको बताई जाएगी। ये लखनऊ का वेन्यू है, तो जो भी लखनऊ के स्टूडेंट्स हैं वो इस वर्कशॉप को इस एड्रेस पे आके अटेंड कर सकते हैं। ये हैदराबाद का एड्रेस है और ये चेन्नई। तो इन सारे प्लेसेस में एक साथ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होगी। तो आप जहां पर भी रहते हैं तो इस वर्कशॉप को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सत्र को शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने आपसे कल 2 प्रश्न पूछे थे, विंडफॉल टैक्स के बारे में और ब्लू यांगले होल के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। राज, हरदीप, निहाल, रियल मॉन्स्टर, इशरत, जैनेन्द्र, शालिनी, शंकर, दीपा, ममता, स्थित प्रज्ञा, श्वेता, विवेक, हरदीप, नेहा, दीपा, संध्या, चांदनी, मनोज, अनु ज्योति, ड्रीम, यूपीएससी प्रिंस गिरी, राजेश्वरी, आशी, नॉलेज हब देवव्रत विश्वकर्मा, अंकित वर्मा, विवेक, दुर्गा, शालिनी, गौरव, भैरव, राजेश्वरी, चंदन। जब आप एक्सप्लेन करके लिखते हैं ना कमेंट्स, तो जो भी इन कमेंट्स को पढ़ता है उसको भी इस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाती है। तो आप लोगों को डबल धन्यवाद, एक तो कमेंट करने के लिए और दूसरा कमेंट को इतना अच्छा डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, चलो अब पूरी एनर्जी के साथ हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। अपना कॉपी और पेन लेके एकदम इत्मीनान से बैठ जाइएगा। जितने भी टॉपिक आज चर्चा करी जाएगी वो पूरे टॉपिक कोशिश यही रहेगी कि साधारण शब्दों में आपके दिमाग में एकदम बिठा दिए जाएं। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक जो है वो आपको प्रश्न संख्या 10 पर मिलेगा, जिसको आप सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से जोड़ सकते हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होती है। अब देखिए, जैसे ही हम लोग किसी दूसरे देशों के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में यानी कि उनके बीच में जो विवाद हो रहा है, जो संकट है, उसके बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ से 2 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी मैपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसा मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ आपसे। दूसरा, जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो इंडिया के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है, या फिर अगर जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके पीछे का कारण क्या है। ये 2 चीजें हमें हर देश के बारे में पढ़नी होती हैं जो देश पिछले 1 से 1.5 साल में न्यूज में रहे हैं। ठीक है, अब देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, यहां पर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हाल ही में, और ऐसा बोला गया है कि 100 से अधिक लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है इस झड़प में। अब बेसिक से जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में झड़प का कारण क्या रहा। तो कारण में जाने से पहले सबसे पहले इसकी मैपिंग को देखेंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए
मध्य एशिया जिसको बोलते हैं उसमें कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये है किर्गिस्तान, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला देश जो है वो उज्बेकिस्तान है, और यहां पर आपको तजाकिस्तान दिख रहा होगा। तो हमारे लिए चर्चा का विषय क्या है, एक तो ये और दूसरा ये, मैंने दोनों के सामने स्टार बना दिया है। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी देखने में। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, तो इन दोनों के बीच में बॉर्डर टेंशन हो रही है। तो देखते हैं, एक बार बड़ा ध्यान से देखिए इनके मैप को, तो थोड़ा सा आपको यहीं पे देखने को अजीब लगेगा कि किर्गिस्तान देखिए किस तरीके से इसकी मैपिंग है, ठीक है। ये देखिए सीमा देखिए आप, और फिर सीमा यहां तक तो आ रही है, यहां के आने के बाद वो तजाकिस्तान के अंदर तक, यहां पर देखिए किस तरीके से सीमा का सीमांकन हुआ है। तो ये देखिए, है ना, और यहाँ पर तजाकिस्तान है, तो तजाकिस्तान भी किस तरीके से यहाँ जाके, और हल्का सा उज्बेकिस्तान में भी है, फिर इस्फारा है यहाँ पर। तो ऐसे, और ये देखिए ये सब तजाकिस्तान की सीमा आपको दिख रही होगी। तो ये सीमा का जो नामांकन किया गया है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ पे देखने से पता लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब आपको ये देखने से पता लग रहा होगा तो आपके मन में ये विचार आ गया होगा कि सबसे पहला इनके बीच में विवाद का कारण तो होगा ये सीमा का विवाद, यानी कि आए दिन बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट होता होगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1991 से पहले। अब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उसके पहले क्या था, ये सब सोवियत संघ का पार्ट था। तो जब ये सब सोवियत संघ का पार्ट था, तो अब ये क्या इसको बोलते थे ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, है ना। यहां वर्ड क्या आता था, रिपब्लिक्स, यानी कि गणराज्य, एस लगा है, बहुवचन में आ रहा है। तो यानी ये सब जो छोटे छोटे से देश थे, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तो ये सब यूएसएसआर का पार्ट थे। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर होता क्या था, यूएसएसआर का एक नियम था। वो नियम ये था कि 1 मिलियन जिसकी जनसंख्या होगी जिस भी प्रदेश की, तो हमको ये बता दो कि आपकी 1 मिलियन जनसंख्या है, इससे अधिक है, तो हम आपको क्या घोषित कर देंगे, एक रिपब्लिक घोषित कर देंगे जिसमें आप अपने नियम और कानून बना सकते हो। तो जैसे ही ये रूल बनाया गया, तो अब ये सब जो छोटे छोटे से प्रांत हैं ना, ये क्या करेंगे, अब जैसे किर्गिस्तान की बात करें, उज्बेकिस्तान की बात करें, ताजिकिस्तान की बात करें, तो ये सब एक दूसरे से सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये क्या करते थे, अपने प्रांत की जनसंख्या को 1 मिलियन तक पहुंचाने के लिए यहां पर क्या होता था, खरीद फरोख्त होती थी लोगों की। कैसे, कि यहां से उज्बेकिस्तान के पास जो गांव में लोग हैं उनसे बोला गया कि आप यहां पे चले आओ, आप मेरे यहां पे रहने लगो आके। तो उज्बेकिस्तान ने इनसे बोला कि आप यहां चले आओ। तो इस तरीके से लोगों को गांव गांव पूरे, इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता था, ये खरीदे जाते थे, उनको पैसे दिया जाता था। एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज, अब जिस टाइम पे यूएसएसआर बना है ना, तो उस टाइम पे जैसे अपने भारत को लेके चलो, तो भारत में कितने सारे राज्य हैं। तो अगर आपको अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाना है तो बिना रोक टोक के आप जा सकते हैं, और ये आपका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगर आप यूपी में रहते हैं, आपको हिमाचल प्रदेश जाना है, आपको जम्मू कश्मीर जाना है, आपको कहीं पे भी जाना है, तो आप किसी भी राज्य में, आपको ऐसा तो नहीं है कि कोई वीजा लगाना पड़ेगा या किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो उसी प्रकार से यूएसएसआर के अंदर जो ये सारे प्रांत आप देख रहे हो ना, ठीक है, तो इन सारे प्रांतों के बीच में ऐसी कोई सीमा नहीं थी, तो कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता था। तो जब आसानी से जाता था तो यहां पर इन लोग के बीच में व्यापार भी अच्छा खासा होता था, ठीक है। अब मान लो यहां की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि किर्गिस्तान का व्यक्ति उज्बेकिस्तान में आ सकता है, ताजिकिस्तान का व्यक्ति, अब ये जो किर्गिस्तान दिख रहा है, यहां पे जा सकता है। तो अब यहां पे क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, अब ये जो नदी है, अब जैसे मान लीजिए गंगा नदी का उदाहरण ले लीजिए, तो वो उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, तो इस तरीके से कई सारे राज्यों से होके बहती है। तो जिस राज्य से होके बहती है उस राज्य का पानी वो राज्य आराम से यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब यही नदी अगर दो देशों के बीच में बह रही होती, जैसे कि कुशियारा नदी की बात कर लें, तो हमारे और बांग्लादेश के बीच में उसके जल विवाद, जल बंटवारे को लेकर विवाद होता है, ठीक है। तीस्ता विवाद को देख लो, तो जब राज्यों के बीच की बात होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु जहां पर दो बड़े बड़े देश के बीच में कोई नदी है और उसके जल की बात करते हैं, तो यहां पर बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाती है। तो ये सब चीजें बहुत स्मूथली चल रही थी। अच्छा, ताजिकिस्तान की बात करें तो ये थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे होगे, बहुत से आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, तो इसकी ऊंचाई है, इस एरिया में क्या है, थोड़ा सा ऊंचाई है। चूंकि ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर नदी और ये सब जो चीजें होती हैं ये थोड़ी कम मात्रा में है, तो इनको जल की आवश्यकता बहुत अधिक रहती है, ठीक है। क्योंकि इनका जो मेन पेशा है, व्यवसाय है, वो क्या है, वो है इनका कृषि, है ना। मेन व्यवसाय है पशुपालन। तो और कृषि पशुपालन एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमको मैक्सिमम प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। अब पशुओं को चराना है तो लोग
जंगल में ले जाते हैं घास चराने के लिए, है ना। तो प्राकृतिक संसाधन पे ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई ताजिकिस्तान की। तो अभी मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो बताया कि 1991 में जब ये यूएसएसआर था तो सारा उसका पार्ट था, तो ये अलग अलग प्रांत थे, इनको रिपब्लिक बनने के लिए वहां पर नियम था कि आपके प्रांत की जनसंख्या 1 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, उस समय कोई भी व्यापार में या आवाजाही में कोई रोक टोक नहीं थी, तो एक दूसरे जगह लोग जाते थे। बहुत सारे लोग इसमें से, अब ये सारे जो देश हैं एक सेम एथनिसिटी के लोग मिल जाएंगे आपको, सेम संस्कृति को फॉलो करते हुए, थोड़ा सा भाषा भी कई कई जगह पर आपको कॉमन मिल जाएगी, तो ये सारी चीजें देखी जा रही थी। अब क्या होता है, अब आती है डेट 1991। 1991 में जो यूएसएसआर था वो टूट जाता है। तो ये सारे रिपब्लिक जो आप देख रहे हो ना, ये सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ये सब आज़ाद हो गए। अब जैसे ही आज़ाद होंगे तो आपको पता है सबसे पहली लड़ाई किस चीज़ के लिए होगी, ज़मीन के लिए। अब जब यूएसएसआर टूट रहा था ना, तो उसने ऐसा कोई इनके बीच में कोई सीमा का नामांकन नहीं करा था कि भाई हम डिसाइड कर रहे हैं कि तुम्हारी ये सीमा रहेगी, तुम्हारी ये सीमा रहेगी, वो ये करके गया नहीं। तो फिर क्या हुआ, बहुत और बहुत बहुत जगह पर जहां पर हुए भी सीमा नामांकन, तो वहां पर भी अस्पष्ट थे, तो स्पष्ट रूप से ये चीजें हुई नहीं। तो अब क्या होगा, अब इस चीज में बंदरबांट होगा। किर्गिस्तान ने, अब देखिए आप खुद ही लग रहा होगा कि किर्गिस्तान किस तरीके से ऐसे आके और पूरा ताजिकिस्तान में ऐसे फैला हुआ है। ये ताजिकिस्तान वाला पार्ट देखिए कहां से, उज्बेकिस्तान से निकला हुआ, ये ऐसे फैला हुआ है। तो इस टाइप का जब सीमा पहले से स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं होती है ना, तो सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है यहाँ पर सीमा विवाद का। और यही मुद्दा 1991 से ही इन सारे देशों के बीच में देखा जा रहा है। तो पहला तो कारण हो गया, क्या कारण हो गया विवाद का, सीमा का विवाद, ठीक है। दूसरा कारण, अब चूंकि जब अलग अलग दो, पहले दो प्रांत मान लीजिए यूपी बिहार हैं, अभी तो ये दो प्रांत थे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेन पकड़ते हैं यूपी निकल जाते हैं, आप ट्रेन पकड़ते हैं बिहार आ जाते हैं। बट अगर यूपी और बिहार एक देश हो जाएं तो आवाजाही तो इतनी सुगम होगी नहीं, है ना। लोगों को एकदम से तो परमिशन मिलेगी नहीं, तो यहां पर आवाजाही लोगों की रुक गई। अब जो किर्गिस्तान में लोग रहते थे या फिर जो ताजिकिस्तान में रहते थे, वो ये दूसरे देशों के लोग हो गए, तो इतना व्यापार भी यहां पर जो था वो सुगम नहीं हो पाया। दूसरा, तीसरा कारण बताता हूं। अब जब कृषि पशुपालन की बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि ये चीजें ऐसी होती हैं जो मैक्सिमम प्राकृतिक संसाधन पर डिपेंड करती हैं। अभी तक जो गंगा नदी थी वो यूपी, बिहार, उत्तराखंड ये सब राज्यों में बहती थी। अब वो यूपी देश से निकल के बिहार देश में प्रवेश करती है। तो जब इस तरीके से होने लग जाएगा, तो कोई भी नदी अगर मान लीजिए किर्गिस्तान से होते हुए ताजिकिस्तान में प्रवेश करती है, तो अब यहां पर होगा विवाद कि भाई कौन कितना जल रखेगा। तो दूसरा क्या आएगा कि नदी का जो जल बंटवारा होता है उसको लेके एक कारण बनता है यहाँ विवाद का। अब यहाँ के जो ताजिकिस्तान के लोग रहने वाले हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि अपने पशुओं को चराने या खेती करने, थोड़ा सा मान लीजिए सीमा निर्धारित तो है नहीं, तो इधर चले गए। तो कई बार यहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं, जो दूसरी तरफ के लोग हैं ना, उन्हें लगता है कि भाई हमारे जो जानवर हैं उनका ये चारा खा रहे हैं, हमारी जो धरती है उसका कृषि में यूज कर रहे हैं, तो वो इनका विरोध करते हैं। तो इन लोगों में आपस में झड़प होने लग गई यहाँ के लोगों की, ठीक है। जब लोग लोग आपस में लड़ झगड़ पड़ते थे ना, तो यहाँ पे क्या होता था, जो मिलिट्री लगी है वो भी आपस में एक दूसरे को, यहाँ पर देखा गया कि हिंसा की घटना में कूद पड़ते थे। तो यही पहले लोगों का आपस में लड़ना और फिर दूसरे देशों की जो आर्म फोर्सेज हैं उनका आपस में एक दूसरे से लड़ना, यही विवाद उत्पन्न हो रहा था बहुत समय पहले से। तो मैं आशा करता हूं कि ये कारण आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, जब ये कारण आपको समझ में आ गए हैं, तो एक छोटी सी चीज और बताता हूं आपको। यहां पर कुछ लोकेशंस हैं जिन लोकेशंस को आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ये फरगना, एक है ये सोख, एक है ये बाटकेन रीजन, ये इफ्सारा। इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 3 बार 4 बार आराम से इसको पढ़िए। अब देखो ध्यान से, ये जो बाटकेन रीजन है ना, तो जो ये पोर्शन आप देख रहे हो, विवाद का मेन मुद्दा ये है, इसी को बाटकेन पोर्शन कहते हैं। अब बाटकेन पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ताजिकिस्तान में आता है और थोड़ा सा कहां पर आता है, किर्गिस्तान में आता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक नदी है, ठीक है। उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम है इस्फारा नदी, ठीक है। इस नदी
के जल को लेके बहुत अत्यधिक यहाँ पर होता है विवाद इन दोनों देशों में, यानी कि किर्गिस्तान में और ताजिकिस्तान में। किर्गिस्तान वालों का ये कहना है कि भाई ताजिकिस्तान जो है वो पहाड़ पे है, तो पहाड़ से जब कोई नदी नीचे उतरती है ना, तो मैक्सिमम ये लोग क्या करते हैं, इसके जल को यहाँ पर रोकने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो जल की मात्रा हमको मिलनी चाहिए वो हमें मिल नहीं पाती अच्छे से। तो हमारा जो कृषि है, जो हमारा पशुपालन है, वो उतना अच्छे से हम उसको कर नहीं पाते हैं। तो एक तो विवाद का कारण ये रहता है। अब ताजिकिस्तान में यहां पर एक प्रांत देखने को मिलेगा, उसको ऐसे ही लिख लो आप, सुहद प्रांत है, ठीक है। तो यहां पर सुहद प्रांत और ये बाटकेन प्रांत किर्गिस्तान का, इनके मध्य, इनके यहाँ पे जो जनजातियां रहती हैं, जो लोग रहते हैं, इनके मध्य आपस में कई बार हिंसात्मक झड़पें होती हैं, और वो झड़पें लोकल के लोग स्टार्ट करते हैं, परंतु फिर वहां पर मिलिट्री इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब जैसे यहां पर जो सोख एरिया है, आप ध्यान से देखो, ये किर्गिस्तान के किसके अंदर आ रहा है, किर्गिस्तान के अंदर। सोख एरिया जो है वो आता किर्गिस्तान में, परंतु इस पे कब्जा किसका है, इसमें कब्जा है उज्बेकिस्तान का। ये आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अगर दोनों के सीमा की बात करें, ठीक है, यहां पर देखिए ये किर्गिस्तान है और ये हमारा ताजिकिस्तान है, तो इनके अगर सीमा की बात करें, जो ये सीमा आप देख रहे हो, तो ऐसा बोला जाता है कि 970 किलोमीटर की सीमा है। एक तिहाई सीमा ऐसी है इनकी जो हमेशा विवादित रहती है। तो अगर किसी देश की 1/3 सीमा जो है उसमें दो देशों के बीच में विवाद है, तो ये कब हिंसा में बदल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं यहाँ पर। देखने देखने से पता चल रहा होगा कि लास्ट 10 वर्ष में 150 से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि विवाद होता है, तो जैसे बाटकेन रीजन की बात करें, तो किर्गिस्तान ने अभी क्या करा, यहीं पर इस रीजन से अपने लोगों को विस्थापित करा है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन जो है उनको यहां से रिलोकेट करा गया। उसमें मैक्सिमम कौन से लोग हैं, वृद्ध लोग हैं। तो ये सिचुएशन अभी के टाइम पर किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में बनी है, परंतु ये विवाद बहुत समय पुराना चला आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ फरगना वैली को लेके भी कभी कभी विवाद होता है। अब फरगना वैली को लेके इसलिए विवाद होता है क्योंकि ये वाला जो फरगना का रीजन आ जाता है, अब उसमें कैसा है, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो इनके बीच में भी इस फरगना रीजन को लेके विवाद रहता है। तो ये पूरे विवाद की जड़ है। लोकेशंस देख लीजिए ध्यान से, इसको अपने दिमाग में एकदम बिठा लीजिएगा, कौन सी लोकेशन किस देश में आती है। अब थोड़ा भारत के संदर्भ में इस मध्य एशिया को जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य एशिया का जैसे ही नाम आएगा आपके सामने पहला नाम आना चाहिए पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का। इसके अलावा कुछ खनिज भी यहाँ मिलते हैं, जैसे कि एंटमनी, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, कोयला, यूरेनियम, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज देखिए, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। तो मेन कारण क्या हो जाता है कि भारत का वहां पर इंटरेस्ट जो है वो इन्हीं 3 चीजों का है, और जाहिर सी बात है अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई भी देश इसमें इंटरेस्ट लेगा। दूसरा, यहाँ पर दालों की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, क्योंकि मैक्सिमम एरिया पहाड़ी है, तो दालों की खेती के लिए यहाँ पर उपयुक्त जलवायु बन जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा, जैसे अगर बात करी जाए, ये प्लस का साइन भारत है, ठीक है। अब यहाँ पे पड़ता है पाकिस्तान, इसके बाद से ये अफगानिस्तान और मध्य एशिया यहाँ पर ऐसे शुरू होता है, और यहाँ पर कहीं पे यूरोप आता है। तो अब चूंकि यहाँ पर पाकिस्तान है, इस वजह से हम इससे होके तो मध्य एशिया जा नहीं सकते। जाहिर सी बात है हम जाते हैं चाबहार बंदरगाह के थ्रू, या फिर जो सुएज कैनाल है उसके थ्रू। तो ये एक तरीके से हमें यूरोप तक पहुंचने के लिए उसके बीच में क्या है कि एक प्रवेश द्वार की तरह काम करता है। और जो भारत की आईएनएसटीसी है, ठीक है, तो आईएनएसटीसी जो कहाँ से निकलेगी, चाबहार से निकलेगी, और अफगानिस्तान होते हुए हमको कहाँ पे, उज्बेकिस्तान तक पहुंचना है, ठीक है। हालांकि पहुंचना तो हमें रूस तक है। तो ये जो मार्ग है, तो इसका हिस्से में भी कौन आ रहा है, उज्बेकिस्तान आ रहा है। तो इस वजह से भी भारत का महत्व यहाँ पे बढ़ जाता है। अब जैसे यहाँ पर 2 देशों की चर्चा हो रही थी, एक तो किर्गिस्तान की हो रही थी, दूसरा ताजिकिस्तान की हो रही थी। तो अगर इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको पता होना चाहिए, किर्गिस्तान के साथ भारत, ऐसा कहा जाता है कि 9,000 स्टूडेंट्स के आसपास किर्गिस्तान में अध्ययन कर रहे हैं, भारतीय स्टूडेंट्स, ठीक है। मेडिकल की पढ़ाई करना ये है। भारत से कई सारे व्यापारी किर्गिस्तान में जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। ये पता होना चाहिए आपको कि संयुक्त राष्ट्र में जो सुरक्षा परिषद है उसकी स्थायी सीट के लिए किर्गिस्तान ने भारत का समर्थन किया है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, खंजर, ठीक है। इस एक्सरसाइज को याद रखिएगा, खंजर एक्सरसाइज जो है वो हम किर्गिस्तान के साथ करते हैं। दूसरा, अगर ताजिकिस्तान की बात करेंगे, तो ताजिकिस्तान ने भी जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हमारी स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। दूसरा, भारत में आपने एक न्यूज सुनी होगी 2013 में कि भारत द्वारा जो WTO है उसमें ताजिकिस्तान को शामिल करने का समर्थन किया गया था, ठीक है। तो दोनों तरफ से समर्थन किया जा रहा है। प्लस बात करी जाती है फार्मास्यूटिकल की,
वस्त्र की, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, तो हम इन सारे विषयों पर तजाकिस्तान के साथ भी जो व्यापार है वो करते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ नजर डालते हैं। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 8 पर मिलेगा, जिसको आप सामान्य अध्ययन के प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों से जोड़ के आप देख सकते हैं। यहां पर सरकारी नीतियों के अलावा अलावा जनसंख्या से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होगी। देखिए इस आर्टिकल में ना जो राइटर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो जनसंख्या गणना होती है हर 10 वर्षों में, लास्ट हुई थी 2011 में और फिर अगली होनी थी 2021 में, परंतु कोविड के कारण ये चीज नहीं हो पाई। तो ये जो जनसंख्या गणना होती है, सेंसस होता है, ये किसी देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये यहां पर राइटर बता रहे हैं। पूरा आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। पूरा आर्टिकल एकदम रटा दूंगा आपको। देखिए यहां पर राइटर, मैं आर्टिकल में ही आपको समझाता हूं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहां पे राइटर स्टार्ट करते हैं कि इंडिया की पहली जनसंख्या कब हुई थी, 1872 में। आपको पता होना चाहिए, इतिहास में आपने पढ़ा है। अगर रेगुलर जनसंख्या की बात करें, कि जिसको बोलते हैं कि एक प्रोसेस के साथ जो जनसंख्या स्टार्ट हुई थी, वो 1881 में हमने जनसंख्या स्टार्ट करी थी, जनसंख्या गणना। ठीक है, 1881 से लेकर और 2011 तक ये राइटर बताते हैं कि यहां तक तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने जनसंख्या हर 10 वर्षों में करी है, परंतु 2011 के बाद से अब इंडिया जो है उसमें 2021 में जो भारत सरकार बोल रही है कि भाई कोविड हो गया, ठीक है, तो कोविड की वजह से जनसंख्या गणना नहीं हो पाई। परंतु यहां पर राइटर ये बोलते हैं कि ये थोड़ा सा मिसमैनेज्ड हुआ है। मिसमैनेज्ड क्यों? क्योंकि राइटर का कहना है कि जब यहाँ पर इलेक्शंस आने वाले थे, ठीक है, तो उसके अंदर जो पॉलिटिकल रैलीज हो रही थी, तो उसमें तो कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करा गया। परंतु जनसंख्या गणना में ये बहाना क्यों दिया जा रहा है कि कोविड की वजह से जनसंख्या गणना रोकी गई है? तो ऐसा बहाना सरकार को नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके जो नया जनसंख्या है, सेंसस है, उसको कैलकुलेट करके सबके सामने पेश करना चाहिए। ठीक है, ये यहां पर ना उदाहरण लेते हैं यूएस का। यहां पर आप देख पाओगे, तो यहां पर बताते हैं 1850-60 के बीच में एंटी स्लेवरी, आपको पता होना चाहिए जिस तरीके से दास प्रथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चलती थी, तो यहां पर उस टाइम पे ना वहां पर जनसंख्या गणना होती थी, सेंसस होता था। तो उस सेंसस में जो दास हैं, जितने भी व्यक्ति दास हैं, तो उनकी अलग से जनगणना एक निकाली जाती थी, जिससे कि अब जो दास हैं वहां पे जो स्लेव का काम करते हैं, उनको भी पता होता था कि उनकी जनसंख्या कितनी है। दूसरा, जो इनको सपोर्ट नहीं करते थे, यानी कि दास प्रथा को दूर करने का बीड़ा नहीं उठाया था उन्होंने, वो चाहते थे कि लोग दास बने रहें ताकि उनके घर के काम कर सकें, तो उनको भी ये देख के एक आंकड़ा मिलता था कि कितने दास हैं और किस तरीके से जो दास हैं उनकी जनसंख्या लगातार अमेरिका के अंदर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहां पर एक उस समय का 1850 में ही यहां पर जो सेंसस है उसका कितना बड़ा यहां पर परिणाम देखने को मिला, ये राइटर यहां पे बताते हैं। अब इससे लाभ क्या होता है, जितनी जल्दी भारत सरकार 2021 के जो आंकड़े हैं उनको निकालेगी तो उससे क्या लाभ होगा। अब यहां पर राइटर जो है वो बताते हैं कि जनसंख्या गणना से हमको सबसे पहला फायदा क्या होता है, वो फायदा होता है जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, जो लिंगानुपात है भारत का। तो लिंगानुपात हमको पता लगता है कि पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, जिससे कि हम जो महिलाओं के लिए सरकार योजनाएं बनाती है, या फिर जैसे भ्रूण हत्या की बात करते हैं, या जो लोग ये समझते हैं कि लड़की को पैदा होते ही मार देना या गर्भपात करा देना, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए हैं, जो भी सख्त कानून बनाए जाते हैं कि ऐसा कोई भी करता हुआ पाया जाएगा तो उसको सजा मिलेगी, तो वो कानून एक्चुअली में समाज में अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, भ्रूण हत्या कम हो रही है कि नहीं, है ना, सेक्स रेशियो बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये हमें तभी पता लगेगा जब हमारी जनसंख्या गणना हमारे सामने होगी। यहां पर एक उदाहरण के तौर पे लिया गया है कि 1961 से 71 के बीच में जो सेक्स रेशियो था इंडिया का वो सबसे कम था, काफी ज्यादा घट गया था, क्योंकि ये वही टाइम था जब यहां पर भ्रूण हत्या का या जन्म लेते ही मार देना, वो सारे जो केसेस थे वो इंडिया में मैक्सिमम हो रहे थे। उसके बाद ये केसेस में लगातार कमी आई। क्यों? क्योंकि हमारे सामने सुस्पष्ट जनसंख्या थी, हम बाकायदा फोकस कर सकते थे हर राज्य के अनुसार कि इस राज्य में सेक्स रेशियो कितना है, इस राज्य में सेक्स रेशियो कितना है। तो अगर किसी राज्य का सेक्स रेशियो कम है तो उस राज्य की सरकार को या फिर वहां पे जो केंद्र सरकार है वो ऐसी योजनाएं ला सकती है, राज्य सरकार को बोल सकती है कि आप इसका पता लगाओ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे लिए कारण जानना बहुत जरूरी है। अब देखो होता क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स बनाती है, ठीक है, ये भी स्कीम है, ये किसान मानधन योजना है, इस टाइप की जितनी स्कीम्स होती हैं, बट इनका असली में
जो आउटपुट है वो तब मिलता है कि जब हमें एग्जैक्ट कमी पता होनी चाहिए। अब हमें यही नहीं पता है कि किसानों की प्रॉब्लम क्या है, हमें यही नहीं पता कि भाई जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वो क्या है, लड़कियां जो भ्रूण हत्या है वो इतना क्यों बढ़ रही है, जो गर्भपात है वो इतना क्यों बढ़ रहा है। तो जब हम इनके कारण तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे द्वारा बनाई गई योजना जो है वो सफल नहीं होगी, क्योंकि जब तक हमें कारण नहीं पता होगा तो उसका सोल्यूशन नहीं पता होगा। फिर हम अपने हिसाब से कोई भी योजना बना के लॉन्च कर दें तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस वजह से भी जनसंख्या गणना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। अब यहां पर ऐसा बोला गया कि जो हमारे भारत में राजनीति होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में जो लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो किसी एक धर्म के लोगों का तुष्टीकरण करने के लिए बहुत मन लुभावन वादे करेंगे, फ्रीबीज की बातें करेंगे। तो ये तो धर्म की बात हो गई। इसी तरीके से कई बार ऐसा आपने देखा होगा, इलेक्शंस में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो किसी कास्ट को फेवर करती हैं कि भाई हम अगर सत्ता में आ जाएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, ठीक है, तो आप हमको वोट देना। तो चाहे धर्म की बात हो चाहे कास्ट की बात हो, ये एक चीज से दूर हो सकती है और वो है सेंसस यानी कि जनसंख्या। कैसे? देखिए, जब सरकार क्या करती है ना, हर 10 साल में, जैसे 2021 में मान लीजिए जनसंख्या आ गई होती, तो उसमें ये पता रहता है कि भाई कितने धर्म के क्या लोग हैं, कितने हैं। ठीक है, जाति आधारित जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूं। तो कम से कम जो वो धर्म है ना, उसको ये पता होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हमसे ये जो वादे कर रही है ये पूरे कर भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि ये तो बता रहे हैं कि हम लोग इतने कम हैं और जबकि हम लोग तो इतने अधिक हैं। तो ये हमसे झूठ बोल के जो वोट ले रहे हैं ये वो नहीं ले पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर कास्ट सेंसस की बात करें तो जाति जनगणना आपको पता होना चाहिए लास्ट टाइम 1931 में निकाली गई थी, उसके बाद से नहीं निकाली गई। उसके पीछे का भी एक कारण है, राइटर ये बताते हैं कि इसको सोचने के दो तरीके हैं। एक, कास्ट का सेंसस निकालने से कोई लाभ नहीं होता है। लाभ तब होता है जब आपको ये पता हो कि भाई इस व्यक्ति के साथ, वो किसी भी कास्ट का है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो एक्चुअली में अगर उसकी स्वास्थ्य की बात करें या उसको शिक्षा की बात करें तो वो कहाँ पे पिछड़ रहा है, उसको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो जब सरकार इस पे ज्यादा फोकस करती है ना तो अल्टीमेटली उस आदमी को लाभ मिल जाता है, वो आदमी को ये सारी चीजें मिल जाती हैं, भले ही कास्ट सेंसस निकाला गया हो या ना निकाला गया हो। इसका जातिगत आधारित जनगणना होती है ना, इसका एक नुकसान होता है। वो क्या नुकसान है? वो नुकसान ये होता है ना कि एक कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अब इसको पता है कि ये एक्स जाति से बिलोंग करता है। तो अभी एक जनसंख्या निकाली गई, उसमें लिखी हुई कई सारी जातियां, तो यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ है ना कि एक्स जो जाति है वो बैकवर्ड क्लास है, तो इसके मन में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि हम इसलिए बैकवर्ड हैं क्योंकि हम इस जाति से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहां पर ये लिखा हुआ है ना। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास संसाधन नहीं है, ठीक है, तो उसको संसाधन मुहैया कराओ, उसको ये मत दिखाओ कि वो इस जाति से बिलोंग करता है इसलिए वो बैकवर्ड है। तो वही घूम फिर के एक वही बात आ जाएगी फिर से कि यहां पर सरकार को ये देखना चाहिए कि वो जो भी स्कीम बना रही है उसका लाभ इस व्यक्ति को मिल पा भी रहा है कि नहीं, या फिर उसके पास ऐसे सही आंकड़े थे। और ये आंकड़े कब आएंगे? जब जनसंख्या गणना होगी। अब देखिए, ये तो बेसिक बेसिक चीजें हो गई जनसंख्या की, ठीक है। अब जैसे अगर बात करी जाएगी कौन निकालता है, तो महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय निकालता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऋग्वेद में इसका पता लगता है जनसंख्या का, ठीक है। मुगल कालीन बात करें तो अकबर के टाइम पर आईने अकबरी जो था उसमें इन सब चीजों के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखिए, मैंने आपको यहां पर संक्षिप्त रूप से कारण लिख दिए हैं कि जनगणना क्यों नहीं हुई। राइटर ने बोला है कि सरकार ने रीजन कोविड-19 दिया है, जबकि वो सही रीजन नहीं है, ठीक है। 1961 से लेकर 71 तक का जो लिंगानुपात था, बहुत तेजी से गिरावट आई थी इसमें, क्योंकि उस टाइम पे पुत्र पूर्वाग्रह, इसका मतलब क्या होता है कि लोगों को ये लगता था, ये लोग पहले से सोचते थे कि भाई जो लड़का होता है वो अच्छा होता है, तो हमें लड़का ही हो, लड़की ना हो। तो इसका जो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि हम जिस दकियानूसी सोच से घिरे हुए हैं हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो जो पहले के लोगों ने कहा है उसी को हम सच मान रहे हैं कि ये तो हुआ ही होगा, है ना। तो इस टाइप का जो पूर्वाग्रह था उससे उस टाइम के लोग बहुत ज्यादा ग्रस्त थे। अब आज की डेट में खैर एजुकेशन इतनी बढ़ गई है ना, तो लोगों के मन से ये सब चीजें भी धीरे धीरे निकल रही हैं। यहां पर कुल प्रजनन दर की बात करते हैं तो ये भी जो है, ये भी हमको पता किससे लगती है? जनसंख्या गणना से। हर 10 वर्ष में प्रजनन जो दर है वो घट रही है कि बढ़ रही है, उसके बारे में भी यहां पता चलता है। अब अगर प्रजनन दर की आप बात करोगे तो यहां पर यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि 15 से लेकर 49 वर्ष तक ये जो महिलाओं की उम्र होती है तो यही प्रजनन आयु कही जाती है, ठीक है। तो इस आयु के दौरान
अगर 1000 महिलाओं की बात करें तो उसमें से जो भी इनकी ये जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, जहां पर ये बच्चा पैदा करने में सक्षम होती हैं, तो इस एज में कितने जीवित बच्चे एक महिला जो है वो पैदा करती है, उसको कुल प्रजनन दर कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि जाति जनगणना जो है वो 1931 में लास्ट टाइम हुई थी। तो कहने का मतलब है, इस आर्टिकल का सार यही था, राइटर बताना चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके जनसंख्या का जो गणना है, सेंसस है, उसको कंप्लीट करा जाना चाहिए और उसको पब्लिक में पब्लिश करना चाहिए। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 9 पे मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है इनर पार्टी इलेक्शंस की। ठीक है, इनर पार्टी इलेक्शंस ये क्यों चर्चा में आया, क्योंकि आपको पता होगा कि कई दिनों से आप न्यूज सुन रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष पद होता है, तो उसका चुनाव होना है। तो इस वजह से अब एक पार्टी के अंदर चुनाव हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है, इनर पार्टी इलेक्शंस। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो पहली चीज, जो भी भारत में पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, ठीक है, तो जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई, तो इन सब के अंदर भी क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। किस चीज के लिए, अध्यक्ष के लिए। ठीक है, तो ये जो चुनाव अध्यक्ष के लिए होता है, या फिर मान लीजिए अब यहां पर पार्टी में ही किसको किसको लिया जाएगा, इसका भी चुनाव हो सकता है। तो इस टाइप के जो चुनाव होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर पार्टी इलेक्शंस बोलते हैं। तो यहां पर राइटर कह रहे हैं कि ये जो इनर पार्टी इलेक्शंस होते हैं, ये कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए डेमोक्रेटिक। तो अभी आपको इनर पार्टी इलेक्शंस के बारे में समझ में आ गया। अब ये जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, तो एक मत यहां पर राइटर ये भी देते हैं कि ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि इनर पार्टी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। मान लीजिए ये कोई पार्टी है एक्स, ठीक है, और इसमें टोटल है 50 सदस्य। अब इसमें अध्यक्ष पद का चुनाव होना है कि एक्स पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। तो अब क्या होता है, मान लीजिए ये व्यक्ति ये अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव में खड़े होते हैं। ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति बी है। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ए को वोट करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बी को वोट करेंगे। तो आप साफ साफ देख रहे हो कि यहां पर क्या हो रहा है, गुटों में विभाजन हो जा रहा है। यानी कि पार्टी एक ही है, परंतु उसमें क्या हो रहा है, लोगों के मतों में विभाजन है, इसलिए लोगों के अपने ग्रुप फॉर्म हो गए। अब हो सकता है कि कल को चल के ये मान लीजिए ए व्यक्ति जीत गया, बी हार गया, तो यहां पर बी को समर्थन देने वाले जितने लोग थे वो इस पार्टी को तोड़ दें, तो फिर तो एक्स पार्टी ही नहीं रहेगी। तो एक सबसे बड़ा यहां पर जो ड्रॉबैक देखने को मिलता है वो ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उसमें विभाजन पड़ सकता है अगर इनर पार्टी इलेक्शंस होते हैं तो। परंतु ये आवश्यक भी बहुत है। ठीक है, अब क्यों आवश्यकता है उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। पहला आ रहा है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। कैसी ट्रांसपेरेंसी, अब देखिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। सारी चीजें यहां पर उदाहरण से ही समझ में आएंगी, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। ये पार्टी एक्स है, ठीक है, अब एक्स पार्टी क्या करती है, इसके कई सारे सदस्य हैं। तो अब मान लीजिए मैं कोई स्टेट का उदाहरण लेता हूं, जैसे यूपी है, यूपी में बनारस का उदाहरण ले लेते हैं, वाराणसी का, काशी का, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए इसको। तो अब एक्स पार्टी ने काशी से इस कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जिसका नाम था ए बी, ठीक है, इनको खड़ा कर दिया। अब क्या होगा, पारदर्शिता का यहां पे मतलब क्या है, पारदर्शिता का मतलब यह है, बनारस की जनता है, बनारस की जनता को यह पता होना चाहिए कि भाई एक्स पार्टी ने उसके लिए ए बी को क्यों चुना है। उसको ये बताओ, आप उसको ठोस कारण बताओ कि आपने इस व्यक्ति को बनारस से टिकट क्यों दी। तो ये कब हो पाएगा, जब दलों के अंदर लोकतंत्र होगा। दूसरी बात करते हैं उत्तरदायित्व की। उत्तरदायित्व का मतलब है, जब लोकतंत्र होता है ना, जब इस पार्टी एक्स की बात करें उसके अंदर जितने सदस्य हैं उनको पता है कि हमारे पार्टी में सारे निर्णय लोकतंत्र के रूप से लिए जाते हैं। यानी कि इस व्यक्ति की बात करें या इस व्यक्ति की बात करें तो दोनों को टिकट एकदम फेयर तरीके से दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी को गलत तरीके से टिकट दे दिया गया। अब मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये बहुत ईमानदार है, ये पार्टी में बहुत अच्छा काम करता है, लोगों के बीच में बहुत समाज सेवा करता है, परंतु पार्टी क्या करती है, मान लीजिए इसको टिकट ना दे, वो किसी और व्यक्ति को टिकट दे दे क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है, इसकी बहुत लोगों से जान पहचान है, तो यहां पर इसका मनोबल टूट जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र भी नहीं है, एक पारदर्शिता भी नहीं यहां पे दिख रही है। तो इससे होगा क्या कि ये व्यक्ति ना अब पार्टी के लिए काम उतने डेडिकेशन से नहीं कर पाएगा। तो उत्तरदायित्व का मतलब यह होता है कि जब पार्टी जो है वो इस व्यक्ति के जो काम है उसका सही परिणाम देती है, तो ये पार्टी के लिए भी लॉयल रहेगा और जनता की सेवा भी कर पाएगा। प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब है कौन रिप्रेजेंट करेगा।
अब देखिए यहाँ पर चुनाव में लड़ने का, अगर कोई भारतीय नागरिक है तो उसको चुनाव में लड़ने का बिल्कुल अधिकार है। अब मान लीजिए किसी प्रदेश का कोई व्यक्ति है, वो चुनाव में लड़ना चाहता है, अब वो एक्स के पास गया, ठीक है। अब एक्स से उसने बोला कि भाई हमें इलेक्शन लड़ना है और उसके अंदर ये काबिलियत है, वो लोगों के बीच में समाज सेवा करता है, लोगों के जो दुख दर्द हैं उनको इसको उसके बारे में पता है। परंतु एक्स पार्टी क्या करेगी, इसको टिकट नहीं देगी, इसकी बजाय अपनी पार्टी के किसी सदस्य को टिकट दे देती है। ये कब होगा, जब पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत में इलेक्शन, यानी कि यहाँ पे इससे इलेक्शन लड़ने का मौका छीन लिया गया। हाँ, आप ये कह सकते हो कि आप ये अपनी पार्टी बना के या कोई नई पार्टी बना के भी इलेक्शन लड़ सकता है, परंतु एक्स पार्टी को तो सब जानते हैं। अब इसकी जो पार्टी है, मान लीजिए इसने कोई पार्टी रखा है, उसने नाम रखा है YZ, तो इसको तो बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब बहुत कम लोग जानते हैं तो हो सकता है इसको वोट कम मिले और ये जो अच्छा एक कैंडिडेट था वो हार सकता है। तो इस वजह से भी यहाँ पर लोकतंत्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा क्या होता है, जो गुटबाजी होती, ग्रुपिंग होती, उसमें कमी आती। मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि अगर लोकतंत्र है पार्टी में, तो फिर पार्टी को पता है कि भाई किस व्यक्ति को टिकट देना है, ठीक है। तो उसी व्यक्ति को टिकट देगी जिसके पास जनाधार होगा, जो लोगों के बीच में काफी पॉपुलर होगा और पॉपुलर अपने काम के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही व्यक्ति को क्या करे, टिकट दे। अब मान लो ऐसे व्यक्ति को नेग्लेक्ट करके किसी दूसरे बाहुबली टाइप के व्यक्ति को, या फिर जिसकी छवि इतनी अच्छी नहीं है मगर पार्टी को लगता है कि नहीं ये पार्टी में बहुत पैसा दे देता है, या फिर ये बाहुबली टाइप का व्यक्ति है तो वहां पर इसकी पहुंच बहुत है, इस वजह से टिकट देती है। तो उसमें भी क्या होता है, इसमें फिर गुटबाजी आने लग जाती है। परंतु यदि इनर पार्टी में लोकतंत्र रहता है तो उसमें वही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जो व्यक्ति सक्षम होगा, और इस निर्णय का ना सभी व्यक्ति फिर स्वागत भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इस निर्णय का स्वागत ना करे, क्योंकि हर चीज पारदर्शिता से हो रही है, गुटबाजी नहीं हो रही है, ठीक है। उसी व्यक्ति को टिकट मिल रहा है जिसको मिलना चाहिए, तो यहां पर ग्रुपिंग की कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरा, इसका एक लाभ यह होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना। अब क्या होता है, मान लीजिए ये जो एक्स पार्टी है, ये यूपी के अंदर इसकी सरकार है। अब यूपी के अंदर कई सारे जिले हैं, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, तो अब वहां पर अपनी स्थानीय सरकारें चलती हैं, ठीक है। तो यदि इस एक्स पार्टी में लोकतंत्र होता है, इसके अंदर चुनाव होते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं, अध्यक्ष पद के चुनाव होते हैं, तो यहां पर क्या होगा, जो स्थानीय निकाय होते हैं ना, उनके पास भी शक्तियों का बंटवारा रहता है। कैसे, देखिए, एक्स पार्टी अगर इस यूपी से जीती है तो जाहिर सी बात है यूपी से इसमें कई सारे सदस्य गए होंगे, और सारे सदस्यों ने एक्स पार्टी के साथ जुड़ के जीत हासिल करी है। तो इसका मतलब है कि सारे सदस्यों, इस पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू अपना उम्मीदवार डिसाइड करा गया होगा, और उसी उम्मीदवार को यहाँ की सारी जनता ने वोट दिया है। तो यहाँ पर जितने ये सांसद या विधायक यहाँ से चुने जाते हैं, तो वो सब अपने क्षेत्र में भी कुछ अधिकार रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स पार्टी ने यहाँ पर सरकार बनाई, उनका एक सीएम बन गया, अब वो कानपुर में कुछ नहीं करने दे रहा है, या फिर इलाहाबाद में इनको कुछ नहीं करने दे रहा है, इनकी शक्तियों पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। तो सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। केंद्रीकरण तभी होगा जब तानाशाही होगी, लोकतंत्र नहीं होगा। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जहां पर लोकतंत्र आता है तो वहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है। अब अगर लोकतंत्र की कमी हो गई तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जैसे आप देखते हो कि अगर किसी पार्टी के अंदर एक ही व्यक्ति अध्यक्ष बना चला आ रहा है 10-15 सालों से, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर इनर पार्टी इलेक्शंस नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो क्या वहां पर कोई इतना काबिल व्यक्ति नहीं है कि उस इलेक्शन के लिए खड़ा हो सके। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, जब एक व्यक्ति 10-12 सालों से एक ही पद पर रहेगा तो फिर यहाँ पर वंशवाद की राजनीति देखने को मिलेगी, ठीक है। कि अब जो उसका लड़का आएगा या उसका बेटी बेटा जो भी होगा वो अगला अध्यक्ष बनेगा, या उसके बेटी बेटा जो भी होंगे वो अगला अध्यक्ष बनेंगे। दूसरा, भारत के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है जो इनर पार्टी इलेक्शंस को रेगुलेट कर सके कि भाई ये समय पर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। इनका जो निर्णय आ रहा है वो लोकतंत्र के अनुसार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि कोई भी व्यक्ति है वो एक्स पार्टी का 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने साल चाहे उतने साल अध्यक्ष रह सकता है। तो इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा नियम नहीं है। हाँ, अगर आप एक नियम की बात करोगे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, तो इसमें एक धारा आती है जो 29A है, जिसके बारे में इस आर्टिकल में जिक्र करा गया है। तो ये धारा केवल ये कहती है कि जो भी पार्टी होंगी ना, पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, तो उनको अपना पंजीकरण कराना होता है कहां पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। बट ऐसा कोई कानून नहीं है जो पार्टी के अंदर क्या इलेक्शंस होते हैं उसको विनियमित या रेगुलेट कर सके, ठीक है। तो यहां पर एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है जो इनर पार्टी इलेक्शंस में लोकतंत्र की भूमिका को सही से अपना सके।
व्यक्ति पूजा की बात यहां पर क्या होती है, जैसे आप देखते हैं कि किसी एक पार्टी को, एक्स पार्टी है, तो अब एक्स पार्टी का तो नाम है एक्स पार्टी, मगर इसको इसके नाम से नहीं बुलाया जाएगा, इसको किसी व्यक्ति के नाम से बुलाया, संबोधित करके बुलाया जाएगा। ठीक है, कि भाई ये इसकी पार्टी है, क्योंकि ये व्यक्ति पूरी तरीके से इस पार्टी का एक चेहरा बन जाता है। तो यहां पर जब लोकतंत्र की कमी होती है ना, तो एक ही व्यक्ति को केंद्र में रख के और सब उसी की आवभगत करते हैं। तो जब ये चीजें होती हैं तो यहां पर व्यक्ति पूजा का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है, और ये लोकतंत्र में बिल्कुल भी नहीं सही है कि एक ही व्यक्ति हावी हो रहा है, बाकी सारे व्यक्ति कुछ काम ही नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसा ये सही चीज नहीं होती है। अंत में देखिए लिखा हुआ है कि राजनीतिक दलों की केंद्रीकृत संरचना, वही बात आ जाएगी जो मैंने सत्ता के केंद्रीकरण में आपको एक्सप्लेन करी थी, उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर लोकतंत्र नहीं रहा तो एक केंद्रीकृत संरचना होगी, उसके केंद्र में जो व्यक्ति होगा उसके पास सारी शक्तियां होंगी, तो ये फिर वही चीज आ जाएगी, तानाशाही वाली या राजतंत्र वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लोकतंत्र वाला कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं रहेगा। तो इसके लिए कुछ अनुशंसाएं दी गई हैं। पहली अनुशंसा तो भारतीय जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, उसी ने दी है। इन्होंने अपनी एक स्पेशली रिपोर्ट निकाली थी, 170th रिपोर्ट। इसमें एक पूरा चैप्टर दे रखा था जिसमें लिखा था कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र के लिए कानूनों की आवश्यकता। तो ये भी, इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसको भी सरकार द्वारा अपनाया जा सकता है। दूसरा एक रिपोर्ट और है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग। इसने भी ये बोला था कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, ये दलों के रजिस्ट्रेशन को लेके, ये दल कैसे अपने अंदर काम करते हैं, चाहे वो फंडिंग का हो गया या टिकट बांटने का जो काम होता है, इन सब के लिए नियम कानून बनाने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। 2 अनुशंसाएं यहां पर दी गई हैं। चलिए आज मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न, हाल ही में आपने तारागिरी का नाम सुना होगा, आपको बताना है तारागिरी क्या है। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा पुराना है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, SA-21 ग्राउलर, ये एक ही है, ठीक है। SA-21 ग्राउलर ये क्या है और किस चीज से संबंधित है। दोनों प्रश्नों को कमेंट पे आंसर करिएगा। चलिए अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पे नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आंतरिक पार्टी लोकतंत्र की आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। दूसरा है, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच विवाद के पीछे क्या कारण है, इस क्षेत्र में भारत के क्या हित हैं। दोनों ही प्रश्नों को लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं द हिंदू के अगले सत्र में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।